तो आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान का 23 नंबर चैप्टर है विष चिकित्सा। ठीक है, विष चिकित्सा। सबसे पहले इसमें देखिए 5 नंबर श्लोक। 5 नंबर श्लोक में जो ये फर्स्ट लाइन है, दीप्त तेज चतुर्दष्टो हरिकेशो अनिलेक्षण को आपने हाईलाइट किया। विष की जैसे उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके संदर्भ में कहा गया है कि दीप्त तेज, जिसका तेज जो था, मतलब जो चेहरे पे जो चमक होती है ना, ग्लो था बहुत ज्यादा, अत्यंत चमक रहा था। जो चतुर्दंष्टो, जिसके 4 दांत थे, हरि केशो, जिसके केश हरित वर्ण के, अनिलेक्षण है, और नेत्र जैसे अग्नि के होते हैं ऐसे थे। वो क्या, उसको विष कहा गया है। विष की उत्पत्ति के संदर्भ में ये नीचे थोड़ा सा रेफरेंस बताया कि जब देवता और राक्षस अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो अमृत से पहले विष की उत्पत्ति हुई थी। तो जो वो विष था, वो मतलब एक पुरुष के रूप में, एक आकृति के रूप में प्रकट हुआ। तो उसके क्या क्या लक्षण थे, ये हमने आपको हाईलाइट करा। दीप्त तेज चतुर्दष्टो हरिकेशो अनिलेक्षण। आफ्टर दैट 6 नंबर श्लोक में देखिए आप, 6 नंबर श्लोक में जो ये हमारे ये जो विष की उत्पत्ति हुई है, इसको जांगम स्थावरा तद योनो ब्रह्मा नियोजित, यानी जो ब्रह्मा है उन्होंने ये जो विष था जिसकी उत्पत्ति अभी ऊपर बताई, उसको स्थावर और जांगम, 2 जो योनि है उसमें नियुक्त कर दिया था, उसमें विभाजित कर दिया था। तद अम्बु संभवा, मतलब वो जल से उत्पन्न होने वाला है ना, क्योंकि समुद्र मंथन कर रहे थे तब उत्पन्न हुआ। तो अम्बु जो है यानी जल से जो उत्पन्न हुआ है, योनिया जिसकी स्थावर और जांगम है। और फिर उसके आगे बताया अष्टवेगम, हाईलाइट करना। यहाँ पे बोला द्विविध पावकोपमम, यानी 2 भेद से होता है ना, तो स्थावर और जांगम हमें पता है 2 प्रकार की योनि। अष्टवेग हाईलाइट किया आपने, यानी विष के वेग 8 हैं चरक के अकॉर्डिंग। 10 गुण, गुण कितने हैं 10। चतुर्विंशति उपक्रम, और 24 उपक्रम बताए हैं। तो सीधे बिल्कुल आसान जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से पूछ लिया जाता है, विष के वेग कितने, विष के गुण कितने हैं, विष के उपक्रम कितने हैं, और उसके टाइप कितने हैं, ये योनि वैसा। तो आप यहीं लिख लीजिए सुश्रुत अनुसार 7 वेग, आचार्य सुश्रुत ने विष के 7 वेग माने हैं। फिर देखिए राइट पेज पे 7 और 8 नंबर श्लोक में, इसमें हिंदी में हम देखेंगे विष पर ऋतुओं का प्रभाव। तो बोला गया है कि विष की योनि क्या होती है, जल होती है, यानी जो उत्पत्ति होती है वो जल से उत्पन्न हुई है। इसलिए वर्षा ऋतु में गुड़ के समान गीला होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। ठीक है, बोला क्या गया, जैसे वर्षा ऋतु है, हर चीज वर्षा ऋतु में क्लेद युक्त हो जाती है। ठीक है, तो वो वर्षा ऋतु में विष क्या होगा, और क्लेद युक्त हो जाएगा, तो जल्दी बढ़ जाता है। और फिर हमें पता है शरद ऋतु में क्या होता है, अगस्त्य नामक तारा है जो उसका उदय होता है। हंसोदक जो हम पढ़ते हैं वो शरद ऋतु में ही आता है ना। तो शरद ऋतु में अगस्त्य नाम का जो तारा है उसके उदय होने की वजह से या उसके प्रभाव की वजह से विष नष्ट हो जाता है। तो वर्षा ऋतु में विष का प्रभाव ज्यादा होता है। मतलब जैसे अगर एक सर्प है, ठीक है, उसका विष तो उतना ही है, वैसा ही है। तो अगर वो वर्षा ऋतु में आपको काटता है, ठीक है, बाइट करता है, तो उस टाइम पे विष का प्रभाव ज्यादा होगा। और शरद ऋतु में अगर वो काटता है उसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। ऋतुओं के अकॉर्डिंग क्या प्रभाव है वो बताया। तो आपको याद रखना है, वर्षा ऋतु में विष का प्रभाव मतलब शरीर पर ज्यादा पड़ेगा और शरद ऋतु में कम पड़ता है। ये आप हिंदी की देखना, 5th लाइन में लिखा हुआ उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इन शॉर्ट वो याद आपको रखना है, वर्षा ऋतु में विष का प्रभाव शरीर पर अधिक और शरद ऋतु में अल्प प्रभाव होगा। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग है हमारी जंगम विष, यानी सांप है, जो सर्प है, कीट, उंदुर, लूता, ये सब ग्रह गोधिका आदि, ये जांगम विष कहे गए हैं। तो आचार्य सुश्रुत हैं जो उनके अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए, जो जांगम विष है उसके अधिष्ठान कितने होते हैं। सुश्रुत अनुसार जांगम विष के अधिष्ठान है 16 और स्थावर विष के हैं 10। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे आता है हमारा पेज नंबर 626, 626 नंबर पेज पे आइए। विमर्श लिखा हुआ है, जो टॉप पेज के टॉप से जो विमर्श लिखा है उसकी 4th लाइन में देखना, यहाँ पे लिखा सुश्रुत ने स्थावर विष के अधिष्ठान 10 माने हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे ये आगे बोला है श्लोक में कौन से हैं, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एवच निर्यासो धातवश्चैव कंदस्य 10वां स्मृता। इसके अनुसार स्थावर विष के
55। मतलब अगर आप भेदों की बात करें कितने उन्होंने बताए हैं प्लांट्स जो विष का विष के समान है, तो वो 55 है हमारे, ठीक है। लेकिन उनमें अधिष्ठान कितने हैं? 10। यानी उन प्लांट का कौन सा पार्ट पॉइजनस होगा? तो स्थावर विष के अधिष्ठान पूछे तो 10 है, स्थावर विष की संख्या पूछे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो 55। नेक्स्ट है 14 नंबर श्लोक में, देखिए क्या बोला, गर संयोगजम व अन्यद गर संगम गद प्रदम। मतलब क्या बोला है कि संयोग से जो उत्पन्न हो रहा है, गर संयोगजम, ठीक है, जो संयोग से उत्पन्न होने वाला है वो हमारा गर्विश होता है। और कालांतर विपाकित्वात को हाईलाइट करना आप, कालांतर विपाकित्वात यानी कुछ काल के बाद इसका डाइजेशन होगा शरीर में, ठीक है। न तद आशु हरति शून्य, यानी इसलिए शीघ्र प्राणों को हरता नहीं है। जैसे ही गर्विश किसी ने सेवन किया, सपोज उसकी बॉडी में एंटर हुआ किसी भी रूट से गर्विश, तो एकदम उसको हार्म करने वाला नहीं होता, क्योंकि बॉडी में जो इसका डाइजेशन होता है वो कुछ टाइम बाद होता है। तो कालांतर विपाकित्वात ये वर्ड हाईलाइट किया आपने, पूछा जा सकता है। गर संयोगजम च अन्यद गर संयम गद प्रदम कालांतर विपाकित्वात न तद आशु हरति शून्य। फिर है हमारा राइट पेज पे, देखिए यहाँ पे बोला गया 15 नंबर श्लोक में जांगम विष के सामान्य प्रभाव। तो ये आपको क्या होगा ना, लिख के आएगी ये लाइन, वैसे पूछते नहीं है लेकिन ये आई लाइन तो लिख के आएगी श्लोक की, तो आपको जस्ट पहचानना है। निद्रा तद्रा क्लमम दाहम स पाकम लोमहर्षणम शोफम च वतिसारम च जानिए जंगम विषम। फिर उसके बाद है हमारा स्थावर, स्थावरम तू ज्वरम हिक्का, ये हाईलाइट करना। स्थावर का क्या है? तू ज्वरम हिक्का दंत हर्ष गल ग्रहम फेनह वम्य अरुचि। देखिए क्या होगा ना, स्थावर विष है कोई भी, मतलब जो प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, ऐसे तो है नहीं कि आपकी बॉडी में वो खुद से एंटर कर जाएंगे। प्लांट वाला जो विष होगा आप सेवन करोगे ना उसका, तो जैसे ही ओरल रूट से अगर आप ऐसे कोई स्थावर विष का सेवन कर रहे हो तो दंत हर्ष होगा, आपको दांतों को इफेक्ट करेगा, गले को इफेक्ट करेगा, मुख से फेन आएगा, आपकी अरुचि होगी, फिर ज्वर हिक्का आदि, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये स्थावर विष में है। जांगम सर्प आदि काट जाते हैं जो एनिमल्स हैं, उससे तो आपको नींद आती है, तंद्रा क्लम दाह पाक हो जाता है, लोम हर्ष हो सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया इससे रह सकता है कि ये सामान्य, ये हमारे स्थावर विष के सामान्य प्रभाव है या जांगम के। फिर हमारा यहाँ पे बोला गया विष की गति, देखिए 17 नंबर श्लोक में, 17 में क्या बोला, जांगम विष है जो उसका शरीर में संपर्क आने पर उसकी गति ऊर्ध्व भाग में होती है, और मूल विष का सेवन करने पर उसकी गति जो होती है वो अधो भाग में होती है, ठीक है। आप याद रखना, जैसे स्थावर विष होते हैं, प्लांट्स है, प्लांट्स की क्या है, रूट्स होती है ना, तो नीचे की ओर गति करती हैं रूट्स, ठीक है। जांगम ऊर्ध्व की ओर गमन करते हैं। आप ये वाला जो पॉइंट है ये देखना, ये जहाँ पे पेज एंड हो रहा है नीचे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए ना, 1 2 3 4 ऐसे करके, 3 नंबर पॉइंट देखना, गंगाधरस्तु, जो गंगाधर है वो क्या मानते हैं, जंगमम स्याद ऊर्ध्व भागम अधो भागम तू मूलजम। मूल विष क्या है, जो अधोभाग की ओर गति करेगा, जांगम ऊर्ध्व भाग, यानी गंगाधर का इस तरीके से भी कहना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, ये जो श्लोक है यहाँ पे क्या बोला, जंगमम स्याद अधो भागम, जांगम की अधो भाग में ऊर्ध्व भागम तू मूलजम। श्लोक में वर्ड अलग लिखे हैं, 17 नंबर जो श्लोक है उसमें अगर आप देखेंगे वर्ड क्या है श्लोक में, जंगमम स्याद अधोभागम, जांगम की गति अधोभाग और ऊर्ध्व भागम तो मूल, जो मूल विष जो होते हैं यानी स्थावर उनकी गति ऊपर की तरफ, ऐसा इन्होंने बोला श्लोक में, लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही लिखी है। तो अगर आपको पूछा जाए, मेन आपको गंगाधर हैं जो, इनके अकॉर्डिंग टिक करना है, यानी जांगम की गति जो है वो ऊर्ध्व की ओर होती है और स्थावर की गति अधो की ओर होती है। मूल यानी प्लांट्स है, प्लांट्स की रूट्स जाती है ना नीचे नीचे डीप जाती रहती है, तो मूल जो स्थावर विष है वो नीचे की ओर गति करते हैं, जांगम ऊर्ध्व की ओर, ये आपने टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है ये जो वेग वाला है, नीचे देखिए 18 नंबर श्लोक है, 18 19 और 20, ये बहुत बार पूछा जाता है। पहले क्या बोला, तृण मोहो दंत हर्ष प्रसेक वमथु को हाईलाइट करना,
यानी वमन होता है पेशेंट को, क्लम भवंती आद्य वेगे रस प्रदोषादि, यहाँ तक आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, यानी आद्य वेगे सबसे पहला जो वेग आता है विष का, उसमें क्या होगा, रस धातु दूषित होती है व्यक्ति की और उसमें वमन करता है पेशेंट। ये 3 लक्षण, सबसे पहला वेग, रस धातु दूषित और वमन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखना असृक प्रदोषात द्वितीय तू, इतना, यानी द्वितीय वेग में क्या, रक्त प्रकूपित होता है हमारा और उसकी वजह से वैवर्ण्यम ब्रह्म वेफतु मूर्छा जृंभा चिमचिमायता तमका, यहाँ तक आपने ब्रैकेट लगाई। दूसरे वेग में रक्त इन्वॉल्व हो रहा है, यानी रक्त धातु दूषित हो रही है और तमक, जैसे आंखों के सामने अंधेरा आना, ये ऐसे कंडीशन होगी। फिर है हमारा दुष्ट पिशिता तृतीय, तृतीय वेग में क्या, मांस दूषित हो रहा है और उसकी वजह से मंडल कंडू श्वेथु कोठा, इतना आपने ब्रैकेट में किया। तो रस रक्त मांस उसी सीक्वेंस से दूषित हुए हैं, ठीक है। तो पहले में वमथु, दूसरे में तमकह और तीसरे में जब वो स्किन प्रॉब्लम हो रही है मांस रिलेटेड। फिर नेक्स्ट में देखना वात आदिश्चा, चतुर्थे को आपने हाईलाइट किया, चतुर्थ वेग में जो वात आदि तीनों दोष हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं, इतना ही याद रखना है। फिर 20 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना नील आदि नाम तमश्च दर्शनम पंचमे वेगा, पांचवें वेग में क्या हुआ, यानी ये ऐसी कलर की सारी चीजों को देखता है और तमश अंधेरे में प्रवेश कर जाता है बिल्कुल पेशेंट, ऐसा लगेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना षष्ठे हिक्का, षष्ठे हिक्का, ये फ्रेज ही याद कर लीजिएगा आपकी, छठे वेग में हिक्का, तो षष्ठे हिक्का भंग स्कंदस्य सुसप्तमे, सप्तमे वेग में स्कंद भंग होगा और अष्टमे मरणम, आठवें में मरण, बिल्कुल 8 ही वेग बोले ना, एंड हो रहे वेग मतलब मरण। आचार्य सुश्रुत ने नहीं 8वें में, ऐसा 8वां उन्होंने बोला ही नहीं है, तो मरण उन्होंने नहीं बोला, इन्होंने अष्टमे में मरणम बोला। तो रस रक्त मांस तीनों दोष, फिर आंखों वाली आएगी यानी तमशज दर्शनम, फिर हिक्का भंग स्कंदस्य और अष्टमे मरणम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 6 to 8 पेज नंबर पे देखिए, यहाँ पे विमर्श लिखा हुआ है ना, विमर्श लिखा है बिल्कुल पेज के मिड में, उसके विमर्श की आप देखना 7th लाइन में, विमर्श की 7th लाइन लास्ट में देखिए क्या बोला है, स्थावर उपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे निर्णाम, प्रथम वेग में क्या होगा, श्याव जीवा भवेत स्तब्धा मूर्छा श्वासश्च जायते, द्वितीय वेग में वेपतु सादो दहा कंठ रुजस तथा विषम विष आमाशय प्राप्तम कुरुते हृदय वेदनम, विष दूसरे वेग में आमाशय में पहुंचता है, हृदय में वेदना। तृतीय तालु शोषे हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीजी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि तालु शोष कौन से वेग का लक्षण है, तो तृतीय वेग में, त से तालु, त से तृतीय वेग। फिर चौथे वेग में इसके जस्ट नीचे लिखा है पक्वा माश्यस तोदो हिक्का, हाईलाइट करना, इन्होंने चौथे वेग में क्या बोला है, पक्वाशय अमाशयन में तोद होगा और हिक्का होती है। फिर चतुर्थे जायते वेग शीर्षच अति गौरवम, और चतुर्थे वेग में सिर में अति गौरवता, ये भी। कफ प्रसेको व्यवर्ण्यम पर्व भेद पंचमे, हाईलाइट करना, पर्व भेदश्च पंचमे, पांचवें वेग में पर्व भेद होगा और सर्व दोष कोपश्च आपने हाईलाइट किया, सभी दोषों का प्रकोप और पर्व भेद, ये होता है पांचवें में, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बोला, तीनों दोषों का प्रकोप होगा वो 4th वेग में। 1 मिनट वेट कीजिए आप। 5th वेग में क्या होता है, पर्व भेद और सर्व दोष प्रकोपश्च। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है यहाँ पे षष्ठे प्राण प्रणाशश्च भव्य च अपि अतिसार्यते, छठे वेग में क्या होगा, अतिसार्यते, हाईलाइट कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट लक्षण है, अतिसार होगा। और सप्तमे स्कंद पृष्ठ कटी भंग सन्निरोधश्च सप्तमे, और सप्तमे में स्कंद पृष्ठ कटी में भंग और सन्निरोध, ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरेटिव कि चरक ने कौन से में त्रिदोष प्रकोप बोला और कौन से में हिक्का बोला है, कौन से में क्या लक्षण बोले, रस धातु कब, रक्त कब, ये। और सुश्रुत ने तालु शोष कहाँ पे बोला है, हिक्का को कौन से वेग में बोला, या सर्वदोष प्रकोप कौन से वेग में है, अतिसार वाली कंडीशन किस में है, ये आपको कंपैरेटिव दोनों का याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 21 नंबर श्लोक, हम पेज नंबर चरक चिकित्सा स्थान 23 नंबर चैप्टर में 628 पे पढ़ रहे हैं। तो 21 नंबर जो श्लोक है उसमें चतुष्पदाम स्यात् चतुर्विधः पक्षिणाम त्रिविध, यानी जो ये वेग हैं
ये तो मनुष्य में बात की। विभिन्न प्राणियों में मतलब जो चतुष्पाद हैं उनमें क्या होगा, ये जो वेग आते हैं ये 4 आते हैं, स्थावर या जांगम दोनों के ही 4 वेग, और पक्षी जो होते हैं उनमें 3 वेग आते हैं। तो 22 में बताया गया कि पशुओं में आने वाले वेग, तो पहले वेग में क्या होगा, पशु शरीर में यदि स्थावर और जांगम का संबंध होता है तो पहले वेग में क्या, सीद्यते आदे भ्रमति च, सीद्यते आद्य मतलब आद्य वेग जो होगा, पहले वेग में अवसाद होगा और भ्रमति च भ्रम होगा। चतुष्पदो वेपते तत् शून्यम, फिर दूसरे वेग में क्या होगा, वेपन मीन्स कांपना होता है, जैसे ट्रेमर्स आते हैं ना हमें, तो वैसे उनमें कंपन होगा उनकी बॉडी में। और तत् शून्यम, और तीसरे वेग में शून्यता। मंदाहारो म्रियते श्वासेन ही चतुर्थ वेग, और चौथे वेग में उनका क्या हो जाएगा, श्वासेन, श्वास की जो गति है वो बढ़ जाती है और चौथे में उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा। फिर नेक्स्ट है हमारा 23 में पक्षियों के वेग का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ध्यायति विहंग प्रथमे वेगे, प्रथम वेग में जो पक्षी होते हैं वो क्या, ध्यायति, ध्यान जैसे लगाते हैं ना, जैसे चिंता में हो किसी में, ऐसा लगता है। और प्रभ्रामति द्वितीय, तो द्वितीय वेग में प्रभ्रमण करते हैं, इधर उधर जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ऐसा। श्रत अंगश्च तृतीय वेग, और तीसरे वेग में उनके अंग यानी बॉडी जो है पूरी शिथिल हो जाती है, याति पंचत्वम, और फिर वो ये जो तृतीय वेग है इसमें पंचत्व यानी को प्राप्त हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, पशु वाले और पक्षियों वाले, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा, क्योंकि 4 या 3 वेग ही हैं तो ये आपको पता होने चाहिए कि किसमें क्या होता है। 24 नंबर श्लोक में यहाँ पे विष के गुण बताए गए हैं। लघु रुक्षम आशु विशद व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च, उष्णम अनिर्देश रस को हाईलाइट करना। उष्णम अनिर्देश रस, ये जो गुण है विष का, ये आपने हाईलाइट किया। 10 गुणम मुक्तम विष तज्जय, यानी जो विष को जानने वाले वो क्या बोलते हैं, यानी विद्वान क्या बोलते हैं, विष के ये 10 गुण बताए हैं। तो आप यही लिखना चरक 10, आचार्य चरक हैं जो उन्होंने विष के गुण 10 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 10 बताए हैं। उन्होंने अनिर्देश रस नहीं बोला, आचार्य सुश्रुत ने जो 10 लिखा है ना, आपने उसकी ब्रैकेट में लिखना अपाकी। उन्होंने एक गुण बताया विष का, अपाकी। वागवट लिखिए, वागवट इज इक्वल टू लिख के 11, वागवट ने 11 बताए हैं गुण, कौन से, लिखना विषम पाकी ब्रैकेट में प्लस अव्यक्त, अव्यक्त रस। इसका क्या मतलब हुआ, आचार्य चरक के तो हमें ये 10 पता ही, आगे लिखे ही आपके, तो कौन से हैं। आचार्य सुश्रुत ने यही सारे बोले, लघु रूप आशु ये सब, लेकिन अनिर्देश रस अलग ना बोल के, मतलब अलग से ये नहीं बोला उन्होंने, अपाकी एक गुण बताया। वागवट ने क्या किया, अनिर्देश रस की जगह जो है वो अव्यक्त बोल के, और अपाकी की जगह उन्होंने विषम पाकी वर्ड बोला। तो वागवट के अकॉर्डिंग ही 11 गुण है विष के। फिर लिखना शारंगधर 8 गुण, आचार्य जो शारंगधर हैं उन्होंने 8 गुण बोले हैं विष के। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये जो विष के गुण हैं, इन 10 गुणों का हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव होगा वो बताया गया। रोक्षाद वातः, यानी रुक्ष गुण है जो वो वात को बढ़ाता है। अशैत्यम पित्तम, अशैत्य मतलब उष्ण होता है ना, अशैत्य मतलब शीतल नहीं है, तो शीतल नहीं है तो पित्त को बढ़ाएगा। सौम्य सौक्ष्म्याद असृगः को हाईलाइट करना, क्योंकि देखिए रोक्षता से आपको पता चलता है ना वात बढ़ रहा है, और अगर उष्ण है तो पित्त बढ़ता ही नॉर्मल है, लेकिन सूक्ष्म होने से क्या करेगा, अश्रिगः रक्त को प्रकोपित करने वाला होता है। फिर कफम अव्यक्त रसत्वाद, अव्यक्त रस होने से कफ को प्रकोपित करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा शीघ्रम व्यवाई, व्यवाई होने से क्या होगा, शीघ्र है, शीघ्र ही बॉडी में व्याप्त होगा। तो शीघ्र और व्यवाई होने से आशु व्यापनोति केवलम देह, पूरी बॉडी में जल्दी व्याप्त हो जाता है। तीक्ष्णत्व मर्मघ्नम को हाईलाइट करना, तीक्ष्ण होने से क्या करेगा, मर्म जो स्थान है उनको नष्ट करने वाला होता है, मर्म स्थानों को नष्ट करने वाला, तीक्ष्ण तु मर्मघ्नम। प्राण अघ्नम तद विकासित्वात को आपने हाईलाइट किया, यानी विकासी होने से प्राणों को नष्ट करता है। तीक्ष्ण है तो मर्मों को हानि पहुंचाएगा या मर्मों को कष्ट देगा, विकासी है तो प्राणों को नष्ट कर देगा। और नेक्स्ट लाइन में दुरुपक्रम लघुत्वात, लघु होने से दुरुपक्रमत्वात है, यानी चिकित्सा करना भी इसका कठिन हो जाता है। तो ये बाकी तो याद रखना ही है, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको बहुत जरूरी हैं, याद होने चाहिए। क्या है, जो सूक्ष्म होने से रक्त को प्रकोपित करेगा,
तीक्ष्ण होने से मर्मों में बाधा पहुंचाएगा या मर्म को नष्ट कर देगा, विकासी होने से प्राणों को नष्ट करता है और लघु होने से दुरुपक्रमत्वात् है। 32 नंबर श्लोक में देखिए क्या दिया है, विष सेवन से मृत्यु। तो विष अगर किसी ने सेवन किया है तो क्या होगा, सेकंड लाइन में देखना, मर जाने पर पिया हुआ विष हाईलाइट करना हृदय में स्थित हो जाता है। जो विष पी के जिसकी मृत्यु हुई है तो वो विष एट द एंड हृदय में स्थित हो जाता है, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर श्लोक में बोला गया 35 to 37, ये विष के जो 24 उपक्रम है कौन कौन से होते हैं, तो मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीडन, चूषण, अग्नि परिषेकः, अवगाह, रक्त मोक्षण, वमन विरेको उपदहनानि, हृदय आवरण अंजन नस्य, धूम लेह औषध प्रश्मनानि, प्रतिसारणं प्रतिविषम संज्ञा स्थापनम लेपः, मृत संजीवनमेव च विंशतिर एते चतुर्भि अधिका, यानी विंशति 24 और चतुर्भि अधिका 4 और, यानी 24 उपक्रम बताए हैं विष के। तो पहला जो उपक्रम है वो क्या है, मंत्र, और लास्ट क्या है, मृत संजीवन। तो ये आपको याद हो, आप यही लिखना, पेज के टॉप पर लिख दीजिए चरक, चरक लिखना और लिखिए विष के उपक्रम, सॉरी व्रण के उपक्रम। विष के तो अभी हमने पढ़ लिया 24 होते हैं, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग व्रण के उपक्रम है 36, व्रण के उपक्रम 36, षष्ठी उपक्रम आपने लिखा सुश्रुत के अनुसार। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है श्लोक नंबर 45 पे। यहाँ पे बताया गया विष वेग में, मतलब जो ये विष के वेग बताए उनमें क्या क्या चिकित्सा करते हैं, तो त्वग मांस गतम दाहो दहती, यानी अगर विष का वेग त्वचा और मांस में है तो आपको दहन करना है। विषम स्त्रावणम हरति रक्ताम, पीतम वमने सद्यो हाईलाइट करना, पीते वमने सद्यो, मतलब अगर किसी ने विष का पान किया है तो आपको उसको सद्य वमन यानी वॉमिटिंग करा देनी चाहिए तभी। हरेद विरेखे द्वितीय तु, और द्वितीय वेग में विरेचन, तो प्रथम वेग है अगर त्वचा और मांस में स्थित है तो आप दाह कर्म करते हो, ठीक है, या रक्त विश्रावण आदि करा देते हो। और पिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर किसी ने विष का सेवन किया है, विषपान किया है, तो आप क्या चिकित्सा उसकी करते हो, तो पहली चिकित्सा क्या, वमन, और द्वितीय आपको विरेचन करना है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे देखिए 43 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, फर्स्ट जो लाइन है उसको, आदो हृदयम रक्षम तस्य आवरणम को आपने हाईलाइट किया। और द्वितीय वेग में भी पहले आप क्या करो, हृदय की रक्षा करनी चाहिए। तो हृदय की रक्षा के लिए आपको एक तरीके से कुछ आवरण करना है उसका, मतलब ताकि हृदय की रक्षा हो ना, किसी चीज को आपको प्रोटेक्ट करना तो उसको कवर कर लेते हैं हम। तो हृदय के लिए क्या करना है आपको, ये आगे द्रव्य बताए, मधु, गोघृत, दुग्ध आदि ये सब सेवन करना, वो याद नहीं रखना है। पहले वेग में वमन, द्वितीय में विरेचन कराना है, और द्वितीय वेग में ही हृदय की रक्षा के लिए बोला है। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर श्लोक में देखना आप, क्षार अगध तृतीय, तृतीय वेग में आप क्या करते हो, क्षार अगध का प्रयोग कराते हो, ये हाईलाइट किया, क्षार अगध। शोफ, हरे, लेखने, मधुवंबु ये नहीं। फिर नेक्स्ट है गोमय चतुर्थ वेगे स कपित्थ मधु सर्पी, हाईलाइट किया आपने। चतुर्थ वेग में क्या, गोमय रस का यूज करते हैं, या कपित्थ है उसको मधु सर्पी में मिक्स करके देते हैं पेशेंट को। फिफ्थ वेग में काकांड शीर्षाभ्याम हाईलाइट करना, काकांड और शीर्षाभ्याम इनका स्वरस से आश्चोतन या नस्य अंजन देना है पेशेंट को। चतुर्थ में ऊपर हो गया, पंचमे में ये बता रहे काकांड शीर्षाभ्याम स्वरसेन आश्चोतन अंजने नस्यम स्यात् पंचमे, तो पंचमे में ये काकांड वाला। षष्ठे संज्ञा स्थापनम कार्य हाईलाइट किया आपने, छठे वेग में संज्ञा का स्थापना। आपको क्या याद करना है, ये कैसे लर्न होगा आपको, एक पेज पे आपको क्या लिखना है, पहले तो एक साइड लिखना है आपने वेग, यानी किस वेग में, जैसे अगर विष का प्रथम वेग है तो रस की दृष्टि, द्वितीय में रक्त की दृष्टि होती है, फिर मांस की, फिर सभी दोषों की, फिर नेत्र वाले लक्षण थे, फिर हिक्का है ऐसे आता है, फिर भंग स्कंदस्य ऐसे करके, तो ये आपने लिखा, ठीक है। फिर एक साइड में उसकी क्या लिखनी है, चिकित्सा। तो पहले में आप देखो रस धातु की दृष्टि हो रही है तो आपने वमन करा दिया पहले में। दूसरे में रक्त है, रक्त के लिए आप क्या कराते हो, विरेचन, अच्छा है ना, क्योंकि पित्त के गुण धर्मी है, तो विरेचन कराते हो, हृदय की रक्षा करते हो, ब्लड वहीं से सर्कुलेट हो रहा है। फिर तृतीय में मांस धातु दूषित हो रही, तो तृतीय वेग में क्षार का प्रयोग करते हो, मांस पे आप क्षार लगाते हो, याद रखने का तरीका, तो क्षारागद का प्रयोग कराया।
चौथे में तीनों दोष प्रकोपित हो रहे थे। तो सभी चीजों में मतलब आपके दोष चाहे कैसे भी हो, तो आपको सबसे अच्छी चीज क्या होती है, गाय के प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना, गो के, तो गो में रस और कपित्थ मधु सर्पी, ये बोला गया है हमारा चौथे वेग में। पंचमें वेग में क्या, आंखों से रिलेटेड पेशेंट को कंप्लेंट्स आ रही है, नील आदि नाम तमश्च दर्शनम ऐसे करके, तो आंखों में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसको अंजन आदि देते हैं, आश्चोतन अंजन या नस्य आदि देते हैं। तो किससे देना है, काकांड शीर्षाभ्याम। छठे में हिक्का आ रही है, तो हिक्का लेते लेते वो संज्ञा नाश हो सकता है, तो षष्ठे संज्ञा स्थापनम आपने करना है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये याद रखने का तरीका है कि किस तरीके से आप याद रखें इसको। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे, जो 50 नंबर श्लोक है, 50 नंबर श्लोक, लास्ट लाइन को हाईलाइट करना, विष पानम दष्टानाम विष पीते दशनम च अंत। जो सप्तमा वेग है, सातवें वेग में क्या बोला, जैसे जिसने अगर विष का पान किया हो तो उसको दंष्ट, सर्प दंष्ट आदि करा दो, और जिसको दंष्ट हुआ है मतलब सांप आदि ने काटा है, तो उसको विष का पान कराना है। मतलब स्थावर में जांगम, जांगम में स्थावर विष का प्रयोग जो हम बोलते हैं ना, तो वो सप्तमे वेग में करना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है 52, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विष पानम दष्टानाम विष पीते दशनम। आप इसको ये लाइन लिख के देंगे और बोलेंगे कि कौन से वेग की चिकित्सा, तो सप्तमे वेग में करना है ऐसा। फिर है 52 नंबर श्लोक, 52 नंबर में फर्स्ट वर्ड को हाईलाइट करना, गो पित्त युते गुटिका। गो पित्त से युक्त गुटिका देनी है, किसकी, सुरसा ग्रंथिम वीरजनी मधु कुष्ठे, तुलसी है, पिपली मूल है, हरिद्रा, दारू हरिद्रा मुलेठी, इनको गोपित्त में मिक्स करके उनकी एक वटी बनानी है, तो वो 8वें वेग के लिए देते हैं हम, ठीक है। और उसके आगे देखिए 53 में काकांड आदि योग बोला है। फिर राइट पेज पे देखिए आप 60 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है, मृत संजीवन अगद को आपने हाईलाइट किया, इस हेडिंग को आपने हाईलाइट किया, मृत संजीवन अगद, तो ये हमारा विष में बोला गया है। नेक्स्ट है 63, 63 में देखिए क्या लिखा है, दूषी विषे अथ रक्त स्थिते। अगर जो दूषी विष है वो रक्त में स्थित हो गया है, तो सिरा कर्म पंच विधम को आपने हाईलाइट किया। ये पूछते हैं आपको, सिरा कर्म पंच विधम ये किसकी चिकित्सा है, तो दूषी विष की चिकित्सा बोली है ये। सिरा कर्म करना यानी सिरा वेद और पंच कर्म कराना है, या तो ये मतलब जाता है इसका कि सिरा कर्म और पंचकर्म जो बोला है आचार्य चरक ने वो कराओ, या फिर इसका यानी स्नेहन स्वेदन करने के बाद 5 सिराओं का, पंचविधम सिरा कर्म, तो 5 सिराओं का वेदन करना है। तो दूषी विष में पंचकर्म यानी सिरा कर्म पंचविधम, ये दूषी विष की चिकित्सा के लिए आया, आपको ये वर्ड लिख के आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए राइट पेज पे 637 नंबर पेज है, 637, उस पे हमारा एक योग है, गंध हस्ती नामक अगद, ये आपने हाईलाइट किया, गंध हस्ती नामक अगद, तो ये भी हमारा विष में आया। नेक्स्ट पेज पे देखना, महागंध हस्ती नामक अगद, महागंध हस्ती नामक अगद, तो ये जब हम देते हैं महागंध हस्ती नामक अगद किसी पेशेंट को प्रयोग कराते हैं, तो इस अगद के प्रयोग से पहले कुछ मंत्र है जिसका उच्चारण ऐसे किया जाता है ताकि वो पेशेंट जल्दी ट्रीट हो, तो वो यहाँ पे बताया गया 639 पेज नंबर है ना, जहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है महागंध हस्ती नामक अगद की, महागंध हस्ती नामक अगद की जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, उसमें आप देखना हिंदी में, हिंदी की नीचे से सेकेंड लाइन लिखा है ना, इस प्रकार हिली मिली इस विजय मंत्र का उच्चारण करते हुए। तो ये जो मंत्र है, जो ये आपने जब ये ड्रग किसी पेशेंट को देनी है महागंध हस्ती नामक अगद, तब हिली मिली नामक जो मंत्र है विजय मंत्र, उसका प्रयोग करना है, जस्ट ऐसे माइंड में रखना है इस चीज को। नेक्स्ट है 104, 104 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है क्षारा अगद, उसको हाईलाइट किया, तो क्षारा अगद महागंध हस्ती नामक अगद या गंध हस्ती नामक अगद, ये हमारे विष में आया है। फिर है 107, 107 नंबर श्लोक में क्या बोला, विष दाता की पहचान, क्या बोलते हैं, अत्यर्थ शंकितम, यानी जिसने विष अगर किसी को दिया है, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जो राजा है उनको मारने के लिए कोई भी उनको खाने में ऐसे विष दे देता था, तो ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करनी है, अत्यर्थ शंकितम, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा शंका में होगा, ठीक है। स्याद बहुवाक्यम, बहुत बोलेगा, या अल्प वाक्यम, या
अपना जो नॉर्मल वो बोलता है उससे ज्यादा बोलेगा या उससे कम बोलेगा ऐसा। और विगत लक्ष्मी, उसकी जो कांति है, फेस का ग्लो है, वही नष्ट हो जाता है। प्राप्त प्रकृति विकार, और उसकी जो प्रकृति है मतलब जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है उसमें आपको चेंज दिखाई देगा। इससे आप पहचान सकते हो कि वो विषदाता है, मतलब विष उसने किसी व्यक्ति को दिया है। क्योंकि मेंटल स्टेट उस टाइम पे ऐसी नहीं होती ना पर्सन की कि वो कुछ ऐसा गलत काम करके आया, उसको भी पता है उसने क्या किया है और वो पकड़ा जा सकता है, वो चांसेस है। तो वो जो शंका होती है उसकी, या वो जिस डाउट में रहता है, डर में रहता है, वो उसके फेस पर दिखाई देता है, इसके लिए बोला। नेक्स्ट है फिर आपको विषयुक्त अन्न है जो उसकी परीक्षा कैसे करनी है। तो पहले ये देखना 108 और 109 में ये परीक्षाएं कुछ बताई हैं। मतलब अगर आप अग्नि में डालते हो तो अग्नि मतलब बहुत अलग अलग तरीके की आभा निकलती है अग्नि से, और उससे उठने वाला जो धुआं होगा, अग्नि में से जो धुआं निकलेगा वो तीक्ष्ण होगा, उसमें से कुणप गंधी, मतलब कुणप जो मुर्दा होता है उसके समान गंध आएगी, तीक्ष्ण होगी, ऐसा बोलते हैं। आप देखना श्लोक नंबर 110, 110 नंबर श्लोक में क्या बोला, पात्रस्थम च विवर्णम भोज्यम, जिस पात्र में आप विषयुक्त भोजन रखते हो वो पात्र क्या हो जाता, मतलब वो जो अन्न है वो विवर्ण हो जाएगा। शाद मक्षिका मारती, अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो वो मक्खियां ही मर जाती हैं। क्षाम स्वरश्च काकान को आपने हाईलाइट किया, जो काक होता है, कौवा है, वो क्या करेगा, क्षाम स्वर, उसका स्वर बिल्कुल क्षीण हो जाएगा। कुर्याद वीरजे चकोराणी, जो चकोर है वो क्या होगा, उसके नेत्र जो हैं वो क्या होंगे, रक्त वर्ण के हो जाएंगे, विरंजित हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 114, 114 नंबर श्लोक में 114 पे यहाँ पे बोला आमाशयगत अगर विष है तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो सेकंड लाइन को हाईलाइट कर लेना आप। आमाशयगत विष अगर है उसकी सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। दृष्टि हृदय उपरोधो बिंदु शते चीयते च अंगम, मतलब दृष्टि और हृदय में उपरोध, आंखों से दिखाई नहीं देगा, हृदय में जो नॉर्मल उसकी गति है उसमें रुकावट होगी, और पूरी बॉडी पर बिंदु शते चीयतम, यानी पूरी बॉडी पर शत मतलब 100 यानी सैकड़ों ऐसे पिंपल जैसा उसके हो जाएगा। तो अगर आमाशयगत विष हुआ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारा पक्वाश्यगत विष के लक्षणों में। पक्वाश्यम तु याते मूर्छा मद मुहु दहा बल नाशय, हाईलाइट किया आपने। अगर पक्वाश्य में प्रविष्ट हो जाए तो ये लक्षण होंगे। और तंद्राकार्षम च विषे पांडुत्वम च उदरस्थे स्यात्, मतलब पक्वाश्य के साथ साथ वो विष उदर में भी है तो क्या हो जाएगी, पांडुता, पांडुता भी होती है उसमें। तो ये आपने हाईलाइट किया। पक्वाश्यगत विष के लक्षणों में आपने हाईलाइट किया है 124 नंबर श्लोक में। 124 नंबर श्लोक में देखिए सर्प भेद, यहाँ पे सर्प के ये प्रकार बताए हैं। सुश्रुत संहिता में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे क्या बोला, दर्विकार, मंडली और राजिमान, ये तीन ही बताए हैं इन्होंने। और फिर हिंदी में देखना, इन तीनों में दर्विकार सर्प जो होता है उससे वात, मंडली से काटने से पित्त, और राजिमान के काटने से कफ का प्रकोप होगा, ये हमें पता ही है। तो आप लिख सकते हैं DMR, ये सीक्वेंस आपको पता हो, इससे दोष को प्रकोप कौन सा होगा वो भी याद रहेगा, DMR। और D के आगे लिखना वात, M के आगे पित्त, और R के आगे कफ। DMR वात पित्त कफ, दर्विकार वात को, मंडली पित्त को, और राजिमान कफ को प्रकोपित करने वाला। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बताए थे, दर्विकार, मंडली, राजिमान, निर्विष और वैकरंज, ऐसे उन्होंने बताए थे। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो सर्प की संख्या है, मतलब काउंटिंग उन्होंने 80 बताई है, 80 सर्प संख्या लिखिए आप 80। और सुश्रुत ने भेद कितने बोले हैं, सर्प के 5 टाइप्स, 5 तरीके का होता है, लेकिन टोटल नंबरिंग की बात करें तो 80 होती है। चरक ने तो 3 प्रकार ही बोले, दर्विकार, मंडली और राजिमान, ठीक है, उनकी कोई फिर आगे नंबरिंग नहीं बोली। सुश्रुत ने 80 नंबर बोले हैं, भेद 5। तो भेद कौन से आप लिखना, दर्विकार, मंडली और राजिमान। DMR तो वही है, निर्विष और वैकरंज, ये सीक्वेंस बोला तो ऊपर से लेके नीचे की तरफ आप ऐसे लिखना, DMR निर्विष और वैकरंज, दर्विकार, मंडली, राजिमान, निर्विष और वैकरंज। और नंबरिंग क्या बोली उन्होंने, 26, 22, 10, 12, 10।
ये हमने आपको बोला था, ये नंबरिंग भी सीक्वेंस में याद रखना। दर्विकार 26 हैं, मंडली हमारे 22 हैं, राजीमान 10 हैं, निर्विश 12 और वैकरंज जो होते हैं वो 10। 125 नंबर श्लोक में क्या बोला? दर्विकार फणी गयो। दर्विकार को क्या फण वाले बोलते हैं, तो फण हाईलाइट किया आपने। ये हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी पढ़ चुके हैं वैसे। दर्विकार फणी गयो, मंडली मंडल फणा। मंडली वालों में क्या होता है? मंडल बने होते हैं। और बिंदु लेखा विचित्र अंगः पन्नाग श्याद राजीमान। राजीमान क्या? बहुत सी रेखाओं वाले, अलग अलग कलर वाले होते हैं, मिक्स कलर जो है वो राजीमान। ठीक है। फिर है इनमें आप देखना सर्प विष की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपको पता है, जैसे दर्विकार जो होते हैं वो हमारे क्या वात को प्रकोपित करने वाले, तो इनका जो विष होगा वो कैसा? रुक्ष और कटु होगा, तभी तो वात को प्रकोपित कर रहा है ना। फिर जो मंडली है उसका जो विष होगा वो अम्ल या उष्ण होगा। राजीमान का मधुर या शीतल होगा, तभी वो वात पित्त को दूषित करें, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पे ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। 127 नंबर श्लोक में देखिए, अगर दर्विकार सर्प ने किसी व्यक्ति को दंष्ट किया तो वो स्थान आप कैसे पता चलाओगे उस जगह का? तो दर्विक आकृतियों दंश सूक्ष्म दंष्टा पदो असित, यानी सूक्ष्म होगा वो पार्ट जहाँ पे काटा है दर्विकार सांप ने, वो सूक्ष्म होगा और असित काले वर्ण का हो जाएगा वहां से। और निरुद्ध रक्तो कुर्माभो को आपने हाईलाइट किया, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। ब्लड नहीं निकलता उस जगह से, और कुर्माभो जैसे कछुआ होता है ना, कछुए की जो पीठ होती है उस तरीके की शेप का हो जाता है। वात व्याधि करो मत, और वातज रोग होंगे पेशेंट को, जैसे पीड़ा ज्यादा हो रही है ऐसा। ठीक है, तो वात के लक्षण आपको ज्यादा दिखाई देंगे। निरुद्ध रक्त है कुर्माभो आपने हाईलाइट किया, और वो जो लोकल वो एरिया है वो सूक्ष्म होगा, मतलब दंष्टा जो काटने के जो चिन्ह है वो छोटे होंगे और काले वर्ण के होंगे। फिर ऐसे ही मंडली में क्या होगा? सारी जो है वो एरिया पीला होगा या पीत रक्त वर्ण का, पित्तजन्य व्याधि ऐसे राजीमान में भी है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 131 नंबर श्लोक में आइए आप। 131 नंबर श्लोक, स्त्री सर्प से दंष्ट व्यक्ति के लक्षण। तो क्या होगा? अधो दृष्टि। स्त्री सर्प ने अगर किसी को काटा है तो उस व्यक्ति की दृष्टि अधो नीचे की तरफ ही देखेगा, स्वरहीन हो जाएगा, कुछ बोलता नहीं है, प्रकंपित, और जैसे ट्रेमर्स आते हैं पेशेंट को। स्त्रियाम दंष्टो, यानी स्त्री ने उसको काटा है। अगर पुरुष ने काटा होगा तो इसके विपरीत लक्षण, मतलब ऊपर की ओर दृष्टि रहेगी उसकी ऐसा। और दोनों के कंबाइंड लक्षण होंगे तो मतलब नपुंसक सर्प ने काटा है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो लक्षण है हमारा वो 133 नंबर श्लोक में है, हाईलाइट करना। पांडु वक्त्रस्तु गर्भिण्या, हाईलाइट किया आपने। शून ओष्ठो अपि असीतेक्ष्ण, हाईलाइट किया। ये क्या है? गर्भिणी सर्प है, मतलब जो सर्प जो काटा है वो गर्भिणी है अगर, तो क्या पेशेंट में लक्षण आएंगे उसके? पांडु वक्त्रता। वैसे भी आपको पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे मोस्टली अनीमिया वाली कंडीशन होती है ना स्त्रियों को, यानी उनका जो एचबी है वो लो ही मिलेगा, मोस्टली हो भी जाता है, चाहे किसी का ठीक भी हो तो एंड तक जाते जाते क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बच्चे को भी चाहिए, तो कम हो जाता है। तो पांडु वक्त्रता यानी जो लक्षण है पेशेंट में, पांडु एनीमिया वाली कंडीशन होगी, और उसके जो नेत्र हैं ये सब क्या हो जाएंगे? काले वर्ण के ऐसा। फिर जृंभा क्रोध उपजीवार्त सूतिका रक्त मूत्रवान, ये हाईलाइट किया, उपजीविका सूतया। सूतिका जो है मतलब आफ्टर डिलीवरी, जैसे कि सर्प कोई है जो गर्भिणी सर्प था, उसने डिलीवर कर दिया, मतलब जो वो होते हैं ना उसके एग होते हैं वो रिलीज कर दिए, उसके बाद क्या होगा? सूतिका वाली कंडीशन में जो सर्प है वो किसी को काटता है तो उपजीविका ये जो रोग हो जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो उपजीविका वो सूतिका का लक्षण है। पांडुता होना या असित असित इक्ष्ण यानी आंखों का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाना, वो गर्भिणी सर्प के काटने का लक्षण है। नेक्स्ट है हमारा 135 में 135 में क्या बोला यहाँ पे? सर्प के काटने पर दंष्ट जो होता है, सर्प दंष्ट के भेद बोले हैं ये, तो गूढ़ संपादित, मतलब वो जो एरिया है बहुत गूढ़ डीप हो जाएगा। वृत्त गोल होगा, पीड़ितम पीड़ा युक्त, लंबित अपतर्पितम लंबित होगा, और सर्पितम। नेक्स्ट है सर्पितम च भृषबादम दष्टा च अन्य न त भृषा, यानी जो सर्प दंष्ट के भेद हैं आप यही लिख लीजिए, चरक के अकॉर्डिंग 5।
आचार्य चरक ने सर्पदंष्ट के जो भेद बोले हैं वो 5, गूढ़, संपादित, वृत्त, पीड़ित, लंबित और सर्पित। आचार्य जो वाग्भट है वो भी 5 बोलते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखना 4/3, 4/3। इसका क्या मतलब है? आचार्य सुश्रुत ने सर्पित, रदित, निर्विष ये बोले। पहले तो उन्होंने बोला सर्पित होता है, रदित है, निर्विष है, ऐसा सर्पदंष्ट के 3 भेद। फिर बोलते हैं सर्पांग अभिहत भी कुछ लोग मानते हैं, तो उन्होंने 3 भी माने और 4 भी माने, दोनों हैं। चरक और वाग्भट दोनों 5-5 मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 136, 136 नंबर श्लोक में देखिए, तरुणा कृष्ण सर्पास्तु आपने हाईलाइट किया। ये हम सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छे से वैसे पढ़ चुके हैं, पर फिर भी आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तरुणा कृष्ण सर्पस्तु, जो कृष्ण सर्प है मतलब दर्विकार, वो तरुण अवस्था में ज्यादा पॉइजनस होते हैं। गोनसा स्थविर अवस्था, गोनस मीन्स जो मंडली है, मंडली अपनी स्थविर अवस्था में मतलब वृद्ध अवस्था में। राजी मंतो वयो मध्य, और जो राजीमान है वो अपनी मध्यम अवस्था में क्या भवंती आशी विषोपम, यानी आशी विष के जैसे, मतलब शीघ्र मारने वाले होते हैं, यानी ज्यादा पॉइजनस। कौन सी कंडीशन में होते हैं ये आपको याद हो तो आप इसको लिखिए पेज के टॉप पर, दर्विकार, मंडली और राजीमान, DMR, वही सीक्वेंस है हमारा, DMR। दर्विकार के आगे लिखिए तरुण, दर्विकार के आगे आपने लिखा तरुण, मंडली के आगे लिखिए स्थविर, और राजीमान के लिखिए वयोमध्य। सबसे पहले तरुण, फिर नीचे मध्य लिखना है और बीच में बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था। स्थविर वृद्धावस्था को बोलते हैं ना तरुण, फिर नीचे मध्यम और बीच में स्थविर अवस्था। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे बोला जो सर्प होती है उसकी 4 दाढ़ होती हैं। ये देखिए 137 में, इतना डिटेल नहीं पूछी जाती है वैसे। सर्प के मुख में 4 दाढ़ होती हैं, जो दांत जिनसे पॉइजन रिलीज वो करता है, ऐसा 4 होती है। इन्होंने बोला कि जो वाम अधरा है, लेफ्ट साइड की नीचे की जो होती है वो कैसी होती है, और वो भी वाम साइड की, लेफ्ट साइड और नीचे की तरफ की बोली असिता, काले वर्ण की, और लेफ्ट साइड में ऊपर वाली येलो होती है। ठीक है, श्लोक में अगर आप देखेंगे ना तो उससे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। सर्प दष्टा चतस्रस्तु ताशाम वाम अधरा असिता, वाम अधरा नीचे वाली, लेफ्ट साइड वाली असित काले वर्ण की, पीता वामोत्तरा लेफ्ट साइड की ऊपर वाली होती है पीली, और दृष्टा रक्त श्यावा अधरो उत्तरा, यानी दक्षिण साइड की जो है नीचे वाली वो काली होती, सॉरी लाल होती है, और ऊपर वाली जो है वो राइट साइड की श्याव वर्ण की। ऐसे इतना डीप पूछते नहीं है वैसे। फिर ये पूछा जाता है कि सर्प है जो, उसमें विष की मात्रा कितनी होती है। तो 138 नंबर श्लोक में पहली लाइन में हाईलाइट करना, यन मात्रम पतिते बिंदु गो बालात सलिल उद्रात, गाय की पूंछ का एक बाल लिया आपने, उसको पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोने के बाद उससे पानी से उसको निकाला, और जितनी ड्रॉप्स उस बाल से गिरती हैं उतना विष जो होता है वो सांप की जो वाम भाग की होती है ना, नीचे वाली जो दांत है, लेफ्ट साइड का नीचे वाला जो दांत है जो असित वर्ण का था, उसमें इतनी मात्रा होती है विष की। फिर उससे दूसरी है उसमें मतलब दुगुनी, उससे 3 गुनी, उससे 4 गुनी ऐसे होती है। तो ये बताई गई है, जो ये अमाउंट जो बताया गया विष का, यानी गाय के जो पूंछ का बाल है उसको पानी में डुबोया और जितनी बूंद उससे जल की गिरी, वो वाम अधरा जो नीचे वाली वाम साइड की है, काले वर्ण की है, असित वर्ण की, उसमें इतना पॉइजन होता है। उससे फिर ऊपर वाली में दुगना होगा, फिर राइट वाली में उससे 3 गुना, फिर ऊपर वाली में 4 गुना, ऐसे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कीटों की उत्पत्ति, देखिए आप 140 नंबर श्लोक में, यहाँ पे कीटों की उत्पत्ति हेडिंग है। तो देखना सांप के जो मल मूत्र आदि उनसे कीटों की उत्पत्ति होती है। तो कीट 2 प्रकार के, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, कौन से, दूषी विष कीट और प्राणहर कीट। इन्होंने बोला दूषी विष कीट और प्राणहर। 144 में देखिए, 144 नंबर श्लोक में दूषी विष जो लुताएं हैं उनके काटने के लक्षण यहाँ पे बोले,
दंशस्ते मध्य यतः कृष्णम, यानी दंश जहाँ पे किया हो लुताओं ने, वो वाला पार्ट कैसा होगा, कृष्ण वर्ण का, श्यावम वा या श्याव वर्ण का। जालक आवृतम, और सिराओं के जाल आवृत होगा। दग्धाकृति, ऐसा लगेगा कैसे जिससे किसी ने जला दिया उस एरिया को। भृश पाकी, और वहां पे पाक बहुत जल्दी होगा। क्लेद शोथ ज्वरान्वित, क्लेद होगा वहां पे, शोथ होगा और ज्वर से युक्त होगा व्यक्ति। तो दूषी विष जो लुताएं हैं उनके काटने से ऐसा लक्षण होगा। आप यही लिखना आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत लूता संख्या, देखिए लूता जो आचार्य सुश्रुत मानते हैं लूता, वो बोलते हैं 16 संख्या, उन्होंने लुताओं की बोली 16, और टाइप्स बोले हैं 2। लुताओं की संख्या बोली है 16 और टाइप्स हैं 2, जिनमें भी 2 एरो आप निकाल लीजिए, 8 कृच्छ साध्य और 8 असाध्य। बोला था ना उन्होंने ऐसा कि जो लुताएं हैं वो 16 होती हैं, जिनमें से 2 प्रकार की होती हैं लुताएं, 8 जिनमें से कृच्छ साध्य हैं और 8 असाध्य की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट फिर हमारा आता है 147। इन्होंने बोला दूषी विष जो चूहा है, यानी आखू विष है, आखू यानी चूहे के काटने पर क्या क्या लक्षण होंगे, तो आदंशाद शोणितम पांडु, यानी पांडु वर्ण का रक्त निकलता है उस जगह से। ऐसे ये लक्षण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है चरक के अकॉर्डिंग, इनके सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखना 18 मूषक वर्णन। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने मूषक 18 बताए हैं। और किस पार्ट में विष होना बताया है आचार्य सुश्रुत ने चूहे के? आचार्य सुश्रुत हैं जो उन्होंने, या वाग्भट ने भी, चूहे में जो है वो शुक्र को विष का अधिष्ठान बोला है। फिर आप देखना यहाँ पे एक बार, ये जो विमर्श लिखा है ना 147 नंबर श्लोक के नीचे, इसके विमर्श के नीचे से थर्ड लाइन, विमर्श की नीचे से थर्ड लाइन देखना, चूहे के शुक्र में ही विष का होना। और आलम्ब्यायन, ये इन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की, तो आलम्ब्यायन ने क्या बोला, शुक्र, पुरीश, मूत्र, नख और दांत, इनमें विष होता है। तो इन्होंने मूषक है जो चूहा जो होता है उसमें 5 अधिष्ठान बोले विष के आलम्ब्यायन ने, और सुश्रुत और वाग्भट ने शुक्र में होना बताया। तो सुश्रुत और वाग्भट के अकॉर्डिंग तो आपको डेफिनेटली याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट है काटने पर लक्षण, असाध्य लक्षण क्या आएंगे, तो मूर्छा, अंग शोथ, व्यावर्ण्यम, क्लेद, शब्द अश्रुति, ज्वरा हाईलाइट किया आपने, शब्द अश्रुति, कोई कुछ बोल रहा है तो उस पेशेंट को सुन नहीं रहा, और ज्वरा, और पेशेंट को फीवर आ रहा है, तो मतलब वो असाध्य लक्षण है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्रिकालस्य, क्रिकाल होता है जो गिरगिट होता है, जो चैमिलियन जिसको हम बोलते हैं, उसके काटने पर क्या लक्षण आएंगे, शाव, शावत्वम, अथ कार्ष्णव वा नाना वर्णत्वमेव च, हाईलाइट किया आपने, अनेक वर्ण का। वैसे भी आपको पता है गिरगिट मीन्स रंग बदलने वाला होता है ना, कलर चेंज करता रहता है अपना, तो नाना वर्ण का हो जाएगा, उस जो मनुष्य उसका भी वर्णन एक प्रकार का। और मोह पुरीश भेद को आपने हाईलाइट किया, उसको मतलब पुरीश भेद होगा, तिसार वाली कंडीशन। तो ये गिरगिट यानी कृकाल के काटने पर ऐसे लक्षण। नेक्स्ट है यहाँ पे वृश्चिक दंश से क्या होगा, 150 में पहला वर्ड हाईलाइट करना, दहती अग्निर इव आदो, यानी पेशेंट को जिस स्थान पे वृश्चिक ने काटा है उस स्थान पे पहले क्या लगेगा उसको, जैसे अग्नि है जो वो उससे जल रहा हो ऐसा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया, देखिए 151 नंबर जो श्लोक है 151, इसके विमर्श में देखना आप, विमर्श में देखना, सुश्रुत ने बिच्छू लिखा है ना यहाँ पे, मतलब वृश्चिक के 3 भेद बोले, हाईलाइट करना, मंद विष जो 12 प्रकार के, मध्यम 3 और तीव्र 15। तो 12, 3, 15 हम ऐसे बोलते थे ना, ये सीक्वेंस याद रखना है, मंद, मध्यम और तीक्ष्ण वेग वाले या तीक्ष्ण विष वाले। 12 + 3 = 15, तो 12, 3, 15। फिर इसकी उत्पत्ति भी बताई है थर्ड लाइन में, जस्ट रिवीजन के लिए आपके पढ़ चुके हैं हम इसको। गो शकृत कोथजा मंदा, गो के शकृत के कोथ से, फर्मेंटेशन से जो बन रहा है वो मंद विष वाले। मध्य काष्ठ इष्टिकोद्भवा, सर्प कोथजास्तु तीक्ष्णा, तीक्ष्ण की कैसे और किन की उत्पत्ति हो रही है वो बताया। फिर नेक्स्ट है हमारा 153 में हाईलाइट करना, हृष्ट रोमो उच्चिटिंगेन स्तब्ध लिंगो भृश अर्तिमान, हाईलाइट किया आपने। उच्चिटिंग जो होता है झिंगुर के काटने पर क्या लक्षण आएंगे, हृष्ट रोम,
यानी मनुष्य में रोमहर्ष होगा। स्तब्ध लिंगो, जो मूत्र इंद्रिय है उसमें स्तब्धता होगी। भृश अर्तिमान, और पूरी बॉडी में वेदना। और दष्ट शीतोदके नेव सिक्तानि अंगः मन्यते, यानी पेशेंट को ऐसा लगता है उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर कोई बिल्कुल कोल्ड वाटर ऐसे सेचन कर रहा हो उसका, ऐसा उसको प्रतीत होता है। तो ये उच्चिटिंग विष के उससे है, यानी उच्चिटिंग के काटने पर। नेक्स्ट है मंडूक के लिए क्या बोला, एक दंष्टार्थों को आपने हाईलाइट किया। एक दांत, एक दंत आपको एक दष्ट वहां पे निकला हुआ दिखाई देगा, यानी एक निशान होगा, वो मेंढक मंडूक के काटने पर है। फिर नेक्स्ट है 156 में, दहा तोद श्वेत शोथ करी तू गृह गोधिका हाईलाइट किया। गृह गोधिका के काटने पर दहा तोद स्वेद शोथ होगा। और दंशे स्वेद रुज दहा कुरियात शतपदी विषम, शतपद जो होता है गोजर है जो, उसके काटने पर स्वेद रुजा दहा होगा। नेक्स्ट है 158 नंबर श्लोक। 158 सेकेंड लाइन में देखना, पीड़िका मक्षिका दंशे ताशाम तु स्थगिका अश्रुहृत हाईलाइट किया आपने। स्थगिका नामक जो मक्षिका होती है उसके काटने पर मृत्यु। वैसे भी हमने स्थगिका को तो प्राणहर मक्षिका में पढ़ा ही था ना, तो प्राणहर होती है स्थगिका, ठीक है। तो इसमें एक तो वृश्चिक दंश वाला, एक उच्चिटिंग है, और मंडूक में हमारा एक दंष्टार्थित ग्रह गोधिका वाला, और इसमें स्थगिका का काटा हुआ साध्य। तो ये लक्षण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखना स्थान या काल के अकॉर्डिंग विष की मतलब तीव्रता कैसी होती है, या असाध्य विष कौन सा होगा। हिंदी की आप 4th लाइन में देखिए, 161 श्लोक नंबर के नीचे जो हिंदी लिखी है ना, उसकी हिंदी की 4th लाइन, इसमें लिखा इसी प्रकार पक्ष संधि हाईलाइट करना। पक्ष संधि यानी पूर्णिमा या अमावस्या अगर है, मध्याह्न है, अगर अर्धरात्रि है, या अष्टमी तिथि है, तो अगर विषैला कोई जंतु उस टाइम काटता है तो वो जीव नहीं बचता, यानी असाध्य की कैटेगरी में रखा है उसको। नेक्स्ट है हमारा 164 नंबर श्लोक में, हिंदी में इसको हाईलाइट करना, सर्प विष का स्थान, यानी सर्प है जो उसकी बॉडी में विष का स्थान क्या है, तो संपूर्ण शरीर में होता है। वैसे आप क्या बोलोगे कि अभी हम पढ़ के हटे हैं कि 4 प्रकार की उनकी दंष्टाएं होती हैं, किसमें कितना विष होता है, ये पढ़ा। होता पूरी बॉडी में है, लेकिन जब उसको वो बाहर निकालना होता है, क्रोधित अवस्था में वो होता है, तब वो उनके थ्रू निकालता है, वो सिर्फ पैसेज है उसके विष के निकलने के लिए, बाकी होता पूरी बॉडी में है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 165 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है बहुत, वातो लवणा विषा प्राया उच्चिटिंग सवृश्चिका। जो हमने अभी विष पढ़े हैं ये, इनमें उच्चिटिंग जो है और वृश्चिक का जो विष है वो क्या होता है, वातो लवणा, वो वात प्रधान विष है, मतलब वात को प्रकोपित करने वाले। वात पित्तो लवणा कीटा, जो कीट विष हैं वो वात पित्त प्रधान है। श्लेष्मिका कर्णाबाद है, जो कर्णाबादी हैं उनका कफ प्रधान होता है, ये आपको याद होने चाहिए। वातो लवणा, वात वाले कौन, उच्चिटिंग और वृश्चिक। वात पित्त वाले कीट हैं और कर्णाबाध्या श्लेष्मिका, ठीक है। तो इसमें दोष विपरीत चिकित्सा करनी है, जिस दोष को जो बढ़ाने वाला है उसके विपरीत आपने ट्रीटमेंट देना है। 172 में देखना आप यहाँ पे, 172 नंबर श्लोक में क्या बोला, विशेषु अपीच सर्वेशु, सभी प्रकार के विषयों में, सर्व स्थान गतेशु, सभी प्रकार के स्थान कैसे में भी गया हो, तो अवृश्चिक उच्चिटिंगेशु प्राय शीतो विधिहित। आपको क्या, आपको पता है विष का जो गुण होता है वो उष्ण बोला है, हमारा विष उष्ण होता है, तो उष्ण चिकित्सा तो आप करते ही नहीं हो। विष में आपको हमेशा शीतल ट्रीटमेंट करना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आगे पार्ट में ना जा पाए, उसका प्रभाव उतना पूरी बॉडी पे ना हो, शीतल चिकित्सा करते हैं। तो शीतो विधि हित ये बोला गया सभी प्रकार के विष के लिए। लेकिन अवृश्चिक उच्चिटिंगेशु, वृश्चिक अगर किसी को काट जाता है और उच्चिटिंग अगर काट जाता है, तब आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करना। क्यों, क्योंकि अभी हम पढ़ के हटे हैं वातो लवणा विषय, ये वात वाले हैं, वात प्रधान है। उच्चिटिंग के और वृश्चिक के काटने से वात बढ़ता है पेशेंट में, तो आप शीतल ट्रीटमेंट दोगे तो वात को और बढ़ाने वाला होगा। तो वृश्चिक और उच्चिटिंग को छोड़ गए, तो ये हमारी अपवर्ग तंत्र युक्ति एक यहाँ पे आती है। हम आपको बहुत बार बताते हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल सिद्धांत जब दिया जाता है, फिर उसमें से कोई चीज विड्रॉ वो कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला सभी प्रकार के विष हैं, चाहे किसी भी स्थान में हो, कैसे भी हो,
तो आपको शीतल ट्रीटमेंट करना है, लेकिन वृश्चिक और उच्चिटिंग को छोड़ के। तो ये हमारी अपवर्ग तंत्र युक्ति, एक नॉर्मल सिद्धांत देके उसमें से कुछ विड्रॉ किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे 173 में बोला वृश्चिक स्वेद अभ्यंगम। वृश्चिक अगर विष है तो उसमें क्या करना है, स्वेदन करना है, मतलब अभ्यंग करना है, घृतेन लवणेन च, और सेक उष्णान। फिर उच्चिटिंग में क्या ट्रीटमेंट करें, प्रतिलोमम च पांशु भी को हाईलाइट करना आप श्लोक में। प्रतिलोम दिशा में क्या करना है, यानी जो हेयर की डायरेक्शन के अपोजिट उसको पांशु भी, जो क्या करते हैं हम, जो पांशु होता है ना जैसे रेत जैसा, तो उसको प्रतिलोम दिशा में उद्वर्तन करने को बोला गया है, तो उच्चिटिंग में। फिर नेक्स्ट है हमारा शून्य, यानी जो जिसको हम बोलते हैं ना डॉग, उसके काटने पे त्रिदोष प्रकोपातु 175 में हाईलाइट करना। यहाँ बोला त्रिदोष प्रकोपातु, यानी जब जो डॉग है उसमें क्या तीनों दोषों का प्रकोप होगा, सारी धातुएं उसकी दूषित हो जाएंगी, तो उसमें शिरो अभितापी, ये बात की गई है जो डॉग है उसमें जब त्रिदोष प्रकोप हो रहा है, तीन दोष प्रकोप हो गए, सारी धातुएं दूषित हो गई, उसमें शिर में वेदना होती है, नीचे की तरफ वो देखता रहता है, लाला श्रावी अधोवक्त्रता, ऐसा जो डॉग होगा उस वो हमेशा अपना सिर नीचे की ओर रखेगा, और क्या लाला श्राव होगा उसमें। 176 में देखना, यहाँ पे बोला अन्य अपि विधा व्याला कफ वात प्रकोपिण है, यानी वात और कफ का प्रकोप होता है, अगर कोई और हिंसक जंतु अगर काट जाए तो वात और कफ का प्रकोप। नेक्स्ट उसके बाद हमारा बताया गया है स्थान अनुसार विष की आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो 184 में देखना, 184 में बोला है कपित्थ आमम सशीताक्षोद्रम कंठगते विष, इतना हाईलाइट किया आपने। अगर कंठगत विष है, मतलब पेशेंट को स्वर भेद हो गया या उससे बोला नहीं जा रहा, तो मतलब कंठ पे उसने अपना इफेक्ट दिखाया ना विष ने, तो आपको क्या करना है, कपित्थ देना है, आम कपित्थ यानी कच्चा जो होता है उसमें मिश्री यानी चीनी या शौद्र मिला के देना है पेशेंट को। और लिहियाद अमाश्य गते ताभ्याम चूर्ण पलम नतात, नत यानी तगर को बोलते हैं, तो तगर का चूर्ण देना है आपने मधु और चीनी मिलाकर उस पेशेंट को अगर अमाश्यगत है। फिर नेक्स्ट पक्वाश्यगत के लिए बोला 185 में पक्वाश्यगते पिपली रजनी द्वयम, पिपली देनी है, और रजनी द्वयम मतलब हरिद्रा को बोलते हैं, तो हरिद्रा और दारू हरिद्रा ये सब देने हैं गो पित्त के साथ। फिर आगे ऐसे ही रसगत विष है या रक्तगत है तो क्या करना है, ये नहीं पूछा जाता इतना। 193 में देखिए आप, 193 नंबर श्लोक, हिंदी की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना। शिरीष के फूल का जो रस है वो 7 दिन तक श्वेत मरीच की भावना देके, सर्प अगर किसी को काटा है व्यक्ति को, उसको नस्य पान या अंजन के रूप में प्रयोग करा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे श्लोक नंबर 214 में आइए आप, 214, इसकी हेडिंग है हमारी परम अगध, यानी वचादि योग भी बोलते हैं इसको, परम अगध, ये विष में आई है। फिर राइट पेज पे देखना पंच शीरिष अगध, शीरिष के 5 पार्ट लिए, शीरिष का फल, मूल, त्वक, पुष्प और पत्र, ये इनको घृत में मिक्स करके देना है पेशेंट को, तो ये पंच शीरिष अगध बोला है। विषाणाम प्रवरोवधे, सभी प्रकार के विषयों को नष्ट करने का उत्तम योग है ये। नेक्स्ट है इसमें शंका विष, देखिए आप, शंका विष क्या होता है, ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति जैसे अंधकार में हो, मतलब अंधेरा कहीं हो रहा है, उसको पता नहीं है वो कहाँ चल रहा है, कोई कांटा लग गया अगर उसको, तो उसको क्या होता है कि किसी विषैली चीज ने उसको काट लिया, मतलब उसको डाउट होता है, उसी डाउट या एंजाइटी की वजह से उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है, तो विष के वेग की जैसे उसकी पूरी बॉडी में आने लगते हैं लक्षण, तो उसको शंका विष हम बोलते हैं। तो शंका विष का ट्रीटमेंट क्या है, 222 नंबर श्लोक में देखिए, चिकित्सितम इदम तस्य कुर्याद आश्वासनम बुधा, आश्वासन देना है पेशेंट को, ठीक है। फिर सीता वैगंधिको द्राक्षा पयस्य मधुकम मधुपानम को हाईलाइट किया आपने। शंका विष की चिकित्सा पेज नंबर 664 पे देखिए आप, आश्वासन देना है, उसके बाद चीनी है जो या वैगंध्य, मुनक्का, क्षीर काकोली, मुलेठी, इनको मधु के साथ देना है। फिर राइट पेज पे है हमारा 233,
233 नंबर श्लोक में बोला स्त्रियों द्वारा गर्विश देना, तो सौभाग्य अर्थम स्त्रिया श्वेद रजो नाना अंगान मलान शत्रु प्रज्ञातान गरान, यानी क्या होता था, दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियां। ये हमने, आपको याद होगा सन्निपातिक उदर रोग जब हम पढ़ते हैं उसके निदान में पढ़ते हैं। अगर कोई स्त्री अपना आर्तव है या स्वेद है, मल मूत्र आदि किसी को उसके अन्न में मिक्स करके या किसी भी तरीके के लिक्विड इनमें मिक्स करके दे देती है, तो उसकी वजह से सन्निपातिक उदर रोग उत्पन्न होता है। तो गर्विश की भी यहाँ पे बात की गई है, तो स्त्रियों के द्वारा दिया जाता है वो। तो इस गर्विश का लक्षण क्या होता है, 236 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना। 236, ये कुछ मानसिक लक्षण भी आते हैं ऐसे। तो बोला स्वप्ने मार्जार गोमायु व्यालान स नकुलान कपीन प्राय पश्यति, यानी सपने में वो क्या देखता है ऐसा व्यक्ति जिसको गर्विश हो, जिसकी बॉडी में स्वप्न में वो क्या देखता है, मार्जार जो है, गोमायु और व्याल आदि हैं, नकुल, इनको देखता है। ठीक है, फिर उसके बाद नदी आदि शुष्काच स वनस्पतिन हाईलाइट करना। उसको क्या लगता है कि जो नदी आदि हैं उसको वो सपने में क्या दिखाई देते हैं, बिल्कुल जैसे सूख गई हो, वनस्पतियां हैं जो वो बिल्कुल सूख गई हैं ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट में कालश्च गौरवम आत्मानम स्वप्ने गोरश्च कालकम, ये इंपॉर्टेंट है, एनआईए में भी एक बार आया हुआ है, आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन। ये लाइन लिख के आती है, वो क्या देखता है स्वप्न में, जो व्यक्ति गोरा होता है मतलब जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है वो उसको ब्लैक दिखाई देगा, और जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो उसको फेयर दिखाई देगा, ऐसा उल्टा दिखाई देता है स्वप्न में। तो ये गर्विश का लक्षण है। विकर्ण नासिका, नासिका और कर्ण से रहित देखता है व्यक्तियों को, और वह अपि प्रपश्चेद हत इंद्रिय, और इंद्रियों से युक्त नहीं देखता है, मतलब और इंद्रियां उसका ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती जो भी ज्ञान है। तो ये इतना हाईलाइट किया आपने 236 और 237 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है, ये गर्विश के लक्षण बताए गए हैं। फिर उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है हमने 239 नंबर श्लोक में देखना। 239, सूक्ष्मम ताम्र रजेस्तमहे सक्षोद्रम हृदय विशोधनम, तो हृदय की शोधन के लिए उसको क्या करना है, सूक्ष्म ताम्र रज है जो, उसको मधु में मिलाकर पेशेंट को चटाना है। फिर उसके बाद शुद्ध हृदय, हृदय जैसे शुद्ध हो गया उसका, वमन हो जाएगा ना इससे, ताम्र भस्म जो आप दे रहे हो, तो वॉमिटिंग के बाद हृदय शुद्ध हो गया। उसके बाद शाणम हाईलाइट करना, शाणम हेम चूर्णस्य दापियेत, यानी शाण मात्रा में उसको स्वर्ण जो चूर्ण है वो मधु में मिलाकर देना चाहिए पेशेंट को। अगर ऐसा करते हैं, स्वर्ण के सेवन से व्यक्तियों के बॉडी पर विष का प्रभाव नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अमृत घृत, ये जो हेडिंग है इसको हाईलाइट करना। 249 नंबर श्लोक की हेडिंग है अमृत घृत। इसके लिए बोला सर्व विषाणाम स्याद घृतो उत्तमम, सभी प्रकार के विष में उत्तम घृत है अमृत घृत। आप यही लिखना अमृत प्राश घृत। अमृत प्राश घृत जो है वो क्षत क्षीण में वर्णित है। अमृत प्राश घृत क्षत क्षीण में, और अमृत घृत यहाँ विष के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, तो ये 23 नंबर जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है।